नमस्कार बच्चों, जय माता दी। आज हम लोग आपको कक्षा 10वीं के बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले 15 वैकल्पिक प्रश्नों की तैयारी कराने जा रहे हैं और इसका हम लोग प्रतिदिन एक वीडियो बनाएंगे जिसको आपको देखना है। प्रश्न 1 है, आवर्त सारणी में आर्सेनिक को किन तत्वों के अंतर्गत रखा गया है? तो इसका उत्तर है उपधातु। उपधातु के अंतर्गत आर्सेनिक को रखा गया है और आप जानते हैं कि कुल उपधातुओं की संख्या आवर्त सारणी में 7 होती है, जिसमें से पहला है बोरान, दूसरा है सिलिकॉन, तीसरा है जर्मेनियम, चौथा है आर्सेनिक, पांचवा है एंटीमनी, छठवां है टेलेरियम और सातवां है पोलोनियम। तो इस तरीके से ये सातों उपधातु और उनके सिंबल को अगर आप याद कर लेते हैं तो इससे पूछे जाने वाला कोई भी प्रश्न आप हल कर सकते हैं। उसके बाद है प्रश्न नंबर 2, ऊष्माधारिता निकालने के लिए किस सूत्र का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, तो आप लोग जानते हैं कि ऊष्माधारिता जो होती है वो किसी भी पदार्थ की अपना विशिष्ट गुण होता है और ऊष्माधारिता निकालने के लिए हम लोग जिस सूत्र का प्रयोग करते हैं वो है द्रव्यमान गुणित विशिष्ट ऊष्मा, है ना। द्रव्यमान में, उस पदार्थ के द्रव्यमान में उसकी विशिष्ट ऊष्मा का गुणन करके हम लोग ऊष्माधारिता को निकाल सकते हैं। और ऊष्माधारिता की परिभाषा क्या होती है? किसी वस्तु के कुल द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा उस वस्तु की ऊष्माधारिता कहलाती है। इसका मात्रक जूल प्रति सेल्सियस होता है। प्रश्न नंबर 3 है, शाकाहारी जंतुओं में सेलुलोज का पाचन कहाँ होता है? आप लोग जानते हैं सेलुलोज जो होता है वो पेड़ पौधों से उत्पादित होने वाले पदार्थों में उपस्थित होता है। तो इसका आंसर है सीकम में। जो शाकाहारी जंतु होते हैं उनके आहार नाल के सीकम वाले भाग में सेलुलोज का पाचन होता है। अब ये जो सीकम है वो आहार नाल में कहाँ पर उपस्थित होती है, इसके बारे में भी हम लोग जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। सीकम छोटी तथा बड़ी आंत के जोड़ को कहते हैं। सीकम के आगे की संरचना को अपेंडिक्स कहते हैं। अपेंडिक्स मनुष्य के अवशेषी अंग है क्योंकि मनुष्यों में सेलुलोज का पाचन नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है, अमोनिया किस प्रकार का क्षार है? ठीक है, तो अमोनिया आप लोग जानते हैं NH3 उसका सूत्र होता है और अमोनिया जो होता है वो एक प्रकार का लुईस क्षार होता है। ठीक है, लुईस जो वैज्ञानिक थे उन्होंने लुईस अम्ल और लुईस क्षार की व्याख्या की है। तो हम लोग देखते हैं लुईस क्षार किसे कहते हैं। वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन युग्म का दान कर सकते हैं लुईस क्षार कहलाते हैं और इलेक्ट्रॉन युग्म दाता को लुईस क्षार कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे जो पदार्थ होते हैं जो एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन यानी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का दान करते हैं उसको हम लुईस क्षार कहते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं? तो आप लोग जानते हैं कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी से आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण हुआ है और इसमें आवर्तों की कुल संख्या जो है वो 7 है। आधुनिक आवर्त सारणी में 7 आवर्त उपस्थित हैं और आधुनिक आवर्त सारणी का जो नियम है, आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के रासायनिक एवं भौतिक गुणधर्म उनके परमाणु संख्याओं के आवर्ती फलन होते हैं। ठीक है, मेंडलीफ की आवर्त सारणी में ये क्या था? परमाणु द्रव्यमान का आवर्ती फलन था। ठीक है, और इसमें वर्ग और आवर्तों की संख्या देख लेते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में 18 वर्ग ऊर्ध्व स्तंभ यानी वर्टिकल कॉलम में होते हैं। प्रत्येक स्तंभ एक वर्ग कहलाता है। एक वर्ग के सभी तत्वों के समान रासायनिक और भौतिक गुणधर्म होते हैं क्योंकि उनके बाहरी इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। आवर्त सारणी में आवर्त कितने होते हैं? आवर्त सारणी में तो इसमें जो आवर्तों की संख्या होती है वो 7 होती है। किसमें? आधुनिक आवर्त सारणी में। और ये इसमें तत्व पंक्तियों में क्रमबद्ध होते हैं। समान आवर्त के तत्वों की इलेक्ट्रॉन कक्षाओं की संख्या समान होती है। मतलब जैसे कोई तत्व है वो दूसरे आवर्त में उपस्थित है तो उस आवर्त में जितने भी तत्व होंगे उनमें जो है अंतिम जो इलेक्ट्रॉन है वो दूसरे कक्ष में ही जाएगा। तो इस कारण जो है उसमें इलेक्ट्रॉन कक्षाओं की संख्या क्या होती है? समान होती है। तो इस तरीके से जो है आज हम लोगों ने 5 ऑप्शनल प्रश्नों की तैयारी की और उनकी व्याख्या को भी देखा है। अगर आप लोग इसी प्रकार के अन्य वीडियो भी चाहते हैं ऑप्शनल प्रश्न की तैयारी करते हुए और साथ में उनकी व्याख्या को देखते हुए, तो आप लोग जो है हमारे चैनल को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। धन्यवाद।